नमस्कार, हमारे चैनल हार्दिक अभिनंदन में आपका एक बार पुनः से स्वागत है। कानपुर की वरिष्ठ साहित्यकारों में से, वरिष्ठ कवयित्रियों में से और एक बहुत सहृदय व्यक्ति के रूप में जानी जाती हैं। हम उनसे रूबरू होते हैं। आइए मुलाकात करते हैं मधु प्रधान दीदी से। सुनो, तुम्हें याद है ना, एक दिन तुमने हंसकर कहा था, चुटकी भर चांदनी मेरी हथेली पर रख दी थी। मैंने मुट्ठी बंद कर ली थी, चांदनी मोती में बदल गई। मोती मैंने मन की तिजोरी में सहेज कर रख लिया, तुम्हारी प्रतीक्षा किसी पागल पल में। वह मोती मैंने मांग में सजा लिया, शायद यह सोचकर इस मोती की चमक तुम्हें मुझ तक खींच लाएगी। वक्त कितना बीत गया मुझे याद नहीं, मुझे आज भी तुम्हारा इंतजार है, मुझे आज भी तुम्हारा इंतजार है। अब मेरे बालों पर भी चांदनी उतरने लगी है, क्या यह तुम्हें भी भाएगी? यह कविता किसी और ने नहीं, हमारे कानपुर की ही वरिष्ठ साहित्यकार मधु प्रधान दीदी की रचना है। जी दीदी, बताइए आपकी साहित्यिक यात्रा कैसी रही अब तक की? वो कहते हैं ना कि काव्य का जो आनंद ब्रह्मानंद के समान है, तो हम लोग इसमें इतने गुम हो जाते हैं कि आसपास के दुख तकलीफ सब भूल जाते हैं और एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है जो सृजन में वो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हो पाती है। आपको दीदी के लिए मैं एक बात बता दूं कि इनका माहौल बहुत पढ़े लिखे परिवारों में से जाना जाता है। आपकी माताजी भी काव्य रचना, वैसे इनकी कोई पुस्तक तो नहीं आई, लेकिन काव्य रचना में उनका इंटरेस्ट था या वो गीत गुनगुनाती रहती थी, जहां तक मुझे पता है। उनकी साहित्यिक यात्रा में उनके घर का योगदान या उनके पारिवारिक माहौल का क्या स्थिति थी, आइए उन्हीं के मुंह से जानते हैं हम। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पर साहित्यिक और संगीत का माहौल था। मेरी माँ के और मेरी मौसी भी की एक पुस्तक आई थी जो अब उपलब्ध नहीं, दो धाराएं करके सन 40 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी और पुस्तक का नाम था दो धारा। वो मैंने देखी थी, लेकिन मेरी माँ 9 साल की उम्र में ही हमें छोड़ के चली गई थी दुनिया से, तो वो हम सहेज के नहीं रख पाए। पर आज वो पुस्तक मेरी स्मृतियों में है। गीत तो नहीं ध्यान है, लेकिन वो पुस्तक प्रकाशित हुई थी और उसको किसी ने सहेज के नहीं रखा, इसलिए वो भी गुमनामी में खो गई। उनके नाम के आगे, जैसे मैंने पढ़ा था, तो उनके नाम के आगे लिखा हुआ था कि स्वर्गीय यश कुमारी यशवंत कुमारी यशवंत कुमारी यश। हाँ, तो यश, जब मैंने तखल्लुस में यश देखा तब मुझे लगा कि शायद वो भी या तो कवियत्री हैं या कोई गीतकार हैं, या वो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थी आपकी माता जी। हाँ, उनको केवल वो जितना अच्छा लिखती थी उतना ही मधुर गायिका भी थी और समाज सेविका भी थी कि उनकी मृत्यु के 20-25 वर्ष बाद भी जब मैं गई अपने गांव की तरफ तो लोग उनको याद करते। तो समाज सेविका भी उतनी अच्छी थी और राजनीति में भी थी और स्वतंत्रता सेनानी तो थी ही थी। तो अपनी माँ के बचपन का एक प्रसंग बताती हूँ। बचपन की किशोरावस्था का है कि वो लोग क्रांतिकारियों को भोजन और पानी पहुंचाने जाती थी आपकी माता जी। हाँ, और उनके लाल किले, ये महारानी झांसी का जो किला है उसके पास ही मेरी माँ का निवास स्थान था और उस समय वहां पे बेदियों और जंगल झाड़ों से अक्सर क्रांतिकारी छिपा करते थे और ये लोग उन्हें भोजन पानी पहुंचाने जाती थी। तो जब अंग्रेज लोग सिपाही अंग्रेज लोग उनको टोकते थे, कहाँ जा रहे हो? कि कहते हैं हम लोग बेर बीनने जा रहे हैं। तो बोली पानी क्यों लिए हो? कहने अगर जंगल में प्यास लगी तो पानी कहाँ से लाएंगे? हम पानी लिए हुए हैं। और सब जो टोकरी होती थी उसमें खाना होता था। तो इस तरह से वो लोग उन लोगों को भोजन और पानी देती थी और जैसे कभी उन्हें कोई खतरा महसूस होता था तो वो कुछ गीत, अपने लोकगीत टाइप गाती जिनका अर्थ होता उड़ जा चिड़िया बाज आया रे, इस तरह की बातें कहती थी। तो उनके, और वो उस समय घुड़सवारी भी कर लेती थी, राइफल चलाना भी उन्हें आता था और समाज सेवा में ये इतनी प्रवीण थी या इतनी भावुक थी कि उस समय जब सब लोग कहते छुआछूत का दौर था, लेकिन उस समय हमारे यहाँ कानपुर में एक सुनंदा बाई सीएमओ थी, वो बड़ी उनकी घनिष्ठ मित्र थी। तो एक जमादार हमारे जो झाड़ू लगाने आता था तो उसकी पत्नी गर्भवती से कुछ होने वाला था, तो आया सवेरे जब झाड़ू लगाने तो हमें माँ ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारे बेटा हुआ कि बेटी हुई? तो बोले कि बहू जी
कुछ भी नहीं हुआ, वो तो समय गिन रही है क्योंकि बच्चा हो नहीं पा रहा है, दाई से संपर्क नहीं पा रहा। तो उन्होंने तुरंत वहां से फोन किया सीएमओ को, और यहाँ से एम्बुलेंस गई, कानपुर से, हम लोग पोखराय में रहते हैं, एम्बुलेंस गई और वहां से वो उस जमादार की पत्नी को अपने गोद में सर रख के लेके आई, कानपुर आया, उसके प्रसव हुआ, ऑपरेशन प्रसव हुआ। तो लोग जो कहते हैं कि छुआछूत होती थी उस समय, तो हम नहीं समझ सकते थे। हम लोग स्वच्छता के कारण भले दूरियां रखते हो, पर हृदयों में दूरियां नहीं होती थी उस समय। जो हमारे जमादार हो या जो लोग होते थे, इनमें एक समरसता थी। चूंकि तो हम लोग अपने भाई बहनों में नहीं बात करते कि हम लोग हर एक दूसरे जूठा पानी नहीं पीते हैं, तो उस समय समरसता थी, भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे वो लोग। कोई भी ऐसे नहीं थे जैसा आजकल कहा जाता, जो चल रही राजनीतिक स्थितियां, वैसी स्थितियां मेरी समझ तो नहीं थी। नहीं, अगर ऐसा स्थिति होता तो ये 52-53 की बात है, 56 में की डेथ हुई थी, 52-53 की बात है, तो क्या ऐसी स्थिति होती? तो बस यही उनकी बहुत सी यादें हैं। ये चीज तो जो आप बता रही हैं, छुआछूत वाली बात, छुआछूत और सफाई में तो बहुत फर्क है। हम लोग भी अपनी नानी के यहाँ जाते थे, तो नानी हम लोग को किचन में नहीं घुसना, हम कोई छुआछूत वाले भाई उन्हीं के नाती हैं, नाती नातिन हम लोग, लेकिन हम लोग किचन में नहीं जाने मिलता था। हम लोग के लिए एक थाली परस करके अब किचन के पास में, बाहर की डेयरी के पास में थोड़ा कर दिया जाता था कि लेकर जाओ। अगर हम लोग गलती से भी अगर उनको छू लेते थे तो उस दिन वो खाना नहीं खाती थी। हम कोई ऐसे व्यक्ति तो थे नहीं हम लोग कि भाई अगर हमारे छूने से, लेकिन एक स्वच्छता के दृष्टिकोण से हो या पहले जैसे गीले वस्त्र पहन के बहुत सारी औरतें बनाती थी खाना, तो ये समाज में एक भ्रामक प्रचार किया गया है कि छुआछूत की वजह से लोग नहीं करते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि अगर एक, आजकल जैसे मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर भी काफी प्रचारित है कि भाई जब एक कुआं खोदने वाला, जब भाई आपका ये SC/ST वाले जो लोग हैं, अगर कुआं खोद कर दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं, वो ठाकुर का कुआं वही खोद रहे हैं, तो क्या वो अपने लिए कुआं नहीं खोद कर पानी पी सकते हैं? तो ये सब चीजें कुछ एक र्यूमर्स टाइप से भी हमारे समाज में जुड़ी हुई हैं कि जो ठीक नहीं है, और इनका सफाई इसी तरह से हो सकती है कि जो सच्चाई है उसको भी बयां किया जाए। हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ में ऐसी दुर्घटनाएं हुई हों, लेकिन सभी के साथ में हो, इसको सफाई के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। यही ये स्वच्छता ही दृष्टिकोण था। लेकिन आज भी अपन लोग जाए तो मैं अपने हम लोग भी जूठी गिलास अपनी आपस में नहीं पीते। अगर आपस में मान गिलास सफाई से भी नहीं धुला है तो हम लोग वो बिछा लेते जाएंगे। तो ये स्वच्छता की दृष्टि से ये छूत बनाई गई थी, जिसको अपन लोग छुआछूत कहते। छुआछूत नहीं थी, ये केवल स्वच्छता का एक था। हर इंसान के हैबिट्स अलग होती हैं, रहन सहन का तरीका अलग होता है। तो ये जो है एक भ्रामक प्रचार है, और जैसे कहते हैं अंग्रेजों ने हम लोगों को तोड़ने के लिए इस तरह की व्यवस्था बनाई और प्रचार किया, अपनी शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गई। असल में क्या था ना कि जैसे जो जमींदार थे और जो वर्कर्स थे, तो वर्कर तो कभी साथ में बैठ के नहीं खाना खाते थे पहले से ही, इसलिए भी नहीं खाते थे कि हमने भी, मैं बहुत अपने घर में आज भी मेरे यहाँ अपनी जो हमारे यहाँ काम करने के लिए कभी आती हैं, तो उससे मैं कहती हूँ कि नहीं सुधा साथ में बैठ जाओ, कुर्सी ले लो। नहीं भाभी मैं वहां बैठूंगी नहीं, मतलब जबकि वो कोई मतलब कास्ट वाइज भी कोई नीची नहीं है, उसके बावजूद मतलब कास्ट में भी ठाकुर है, उसके बावजूद वो नहीं बैठती है साथ में। क्यों नहीं बैठती है? क्योंकि उसको लगता है कि शायद हम इनके यहाँ काम कर रहे हैं तो मुझे बराबर से नहीं बैठना चाहिए। मेरे लाख कहने के बावजूद वो हमारे बराबर से नहीं बैठती है, या कुर्सियां, हाँ ये शिष्टाचार में भी आप कह सकते हैं, एक सम्मान देने की उनकी एक प्रवृत्ति है या एक प्रक्रिया। और ये जो ऊंच नीच नहीं है, ये केवल एक भावना, ये अपने बुजुर्ग आ जाते हैं तो हम लोग बहुएं या एकदम खड़ी हो जाती है, पर्दा कर देती है, पर्दा ना भी करे तो सर झुका लेती है। हाँ, उस जगह से ही हट जाती है सम्मान के बाद। तो ये सम्मान देना और इसको सम्मान को ये कहना कि इन पे अत्याचार हो रही है, गलत है। सम्मान हृदय से होता है और हृदय से ही दिया जाता था, इसको विकृत रूप दे दिया गया है कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और हम ये देखते हैं कि आजकल हम एक बिल्कुल इस विषय से अलग बात करना चाहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति को अगर बचाया था तो स्त्रियों ने बताया था। पुरुष बाहर कुछ भी करके आए, घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे, घर के अंदर पूरा स्त्रियों का था। राजेंद्र प्रसाद जी की एक बात याद आती है कि राजेंद्र प्रसाद जी कहीं से आए, एकदम से घर के अंदर घुसने लगे, तो उनके पति ने रोक दिया कि आप बाहर रुक जाइए। तो उन्हें ध्यान नहीं रहा, तो जूते पहन के अंदर जा रहे थे, तो उन्होंने तुरंत, उनके साथ कोई अंग्रेज या कोई बड़े विदेशी अधिकारी से, तो बोला अरे आप ऐसे कैसे रुक गए? तो बोले नहीं हमारे ये होम मिनिस्टर है, इनके आज्ञा का उनके विरोध नहीं कर सकते। तो इतना अनुशासन था, उसके पीछे कारण थे। और आज हम जो देख रहे हैं
कि हमारे लड़कियों की मानसिकता विकृत होती चली जा रही है आजकल परिवार को लेकर। और अगर हमारा परिवार टूट गए तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। हमारी संस्कृति का संचालन औरतों के हाथ में था और पुरुष बाहर का क्षेत्र देखते थे, लेकिन स्त्रियों का अनुशासन इतना कठोर था कि बाहर की चीजें अंदर नहीं आ पाती हाँ, थी। वो ऑरा में भी, ऑरा को भी प्रभावित करती हैं आपके। बिल्कुल औरत हाँ, प्रभावित करती वो है। घर के माहौल को पॉजिटिव है निगेटिव है, वो धूल उन धूल के कणों के साथ में कौन प्रवेश किस तरीके के रूप में कर रहा है, तो इसका बहुत फर्क पड़ता था। लेकिन अब हम ये देखते शिक्षा देना क्या, पहले हमारे शिक्षित होती थी औरतें, गार्गी मैत्री अपारा आदि कितनी उच्च शिक्षित थी। अगर शिक्षा का महिलाओं में ना होता तो ये कैसे इनके नाम आज तक चलते। लेकिन आजकल शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन कुछ विद्या की भी रही विकृतियां है। आ रही हैं जो हमारे संस्कारों को एक बात कही जाती, कुछ बात है जो हंसी मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है दौरे सदियों दौरे जहां हमारा। तो कारण ये है कि हमारी संस्कृति को मिटा नहीं पाया। और आज हमारी जो समाज में विकृतियां आ रही हैं, हमारी बेटियों को जो शिक्षाएं दी जा रही हैं और कि परिवार ऐसा होता है, तो ये जितनी भी अफवाहें, हम अफवाही शब्द कहेंगे, ये केवल बच्चों के मानसिक करना, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का ही प्रयास है। दीदी आपके पिताजी भी किसी से क्रांतिकारी थे शायद ना? हाँ, हमारे पिताजी माता जी भी क्रांतिकारी रही हैं। हमारे और पिताजी भी? माँ हमारी वैसे क्रांतिकारी रही, लेकिन मैं जेल यात्रा उन्होंने नहीं की थी। अच्छा। लेकिन हमारे पिताजी सन 42 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र थे। तो वो जो है 9 अगस्त का जो आंदोलन हुआ था उसमें सब छात्रों ने सक्रिय भाग लिया था। तो ये आगे चल रहे, जैसे आगे चल रहे रीवा के एक राजकुमार थे, मुझे नाम नहीं याद है, तो उनके गोली लग गई। तो वो गोली लगी, सीने पे गोली लगी तो वो बेहोश हो गए। तो मेरे पिताजी उनको एक हाथ में थाम लिया, उसमें झंडा नहीं गिरने दिया जाता था, तो झंडा को थाम लिया। तो उस समय सुशीला रोहतगी, उसमें रोहतगी नहीं थी, कुछ और थी, सुशीला रोहतगी मेरी क्लासमेट थी। तो उन्होंने झंडा आगे बढ़ के पकड़ना शुरू किया लिया। तो पिताजी उनके हाथ से झंडा ले लिया, बोले जब तक भाई जीवित है तब तक बहनों को गोली खाने की जरूरत नहीं है। ये घटना मुझे पिताजी ने नहीं बताई थी। पिताजी के साथ में एक बार दिल्ली गई थी, उसमें सुशीला रोहतगी शायद मिनिस्टर थी, अब हमें ध्यान नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर थी क्या मिनिस्टर थी। तो उन्होंने हमें देखा तो बोला बच्ची धारा, हम उनके पास गए, बोले मैं तेरी बुआ हूँ। फिर उन्होंने मुझे ये बात बताई कि इस तरह तुम्हारे पिताजी ने झंडा थाम लिया था और खून से भीग गए थे, लेकिन मुझे उन्होंने आगे नहीं आने दिया था। ये बात मुझे उन्होंने सुशीला रोहतगी ने बताई थी। और मैं तब शायद 9-10 साल की, बहनों के लिए भी, अपने देश की स्त्रियों के लिए कितना सम्मान, वैसे तो सभी के लिए सम्मान रहता है स्त्रियों के प्रति, लेकिन उस समय संस्कार ऐसे थे, बेटी अपनी हो पराई हो किसी की भी हो, बेटी बेटी होती थी। और हम लोग अपने बचपन की बातें याद करते हैं कि हमारे पड़ोसी चाचा जी डांट देते थे। मेरी एक कविता है, आप कभी पढ़िएगा, नहीं अगर हो तो आप पढ़ सकते हैं। नहीं अब इस समय शायद ना हो, यादें और यादें हम करके है, वो लाए नहीं है। तो उस समय हमने पहले उस बचपन को रेखा चित्र खींचा है कि किस तरह हम लोगों ने पड़ोस के चाचा लोगों से भी डरते थे। था कि एक वो है कि पानी, बचपन में ये होता है जब पानी बरसता है तो बच्चे लोग दोनों को हाथ में लेके खेलना शुरू करते थे। हम लोग बुदोस खेल रहे थे, तो खंबे के पास खड़े थे, तो मैं चाचा जी ने देखा और बहुत कस के डांटा, मोड़ी भीग मत अंदर जा। हम चुपचाप छुप गए और इंतजार कर रहे थे कि ये जाए तो हम फिर बुदोस खेलें। तो मैंने उसको कविता के रूप में चित्रित किया है कि उस समय हम लोग आड़ोस पड़ोस के लोग भी हम लोगों को डांटते भी थे और हम लोग उनको उतना ही सम्मान देते थे अपने पिता को या अपने बाबा वगैरह को देते थे। तो आपने तो मुझे इतने अतीत में छोड़ दिया कि हम कह नहीं सकते कहाँ क्या क्या याद। चलिए थोड़ा बाहर निकाल कर लाते हैं। आपने MBAH में भी डिप्लोमा किया है, आपने MA किया है और MA BEd किया आपने, और आपने इलेक्ट्रो, क्या है उसका? इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी, होम्योपैथी तरह की शाखा है थी। अच्छा, हमें बचपन में हमें डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था। अच्छा, लेकिन डॉक्टर खेलती थी आप? नहीं, डॉक्टर खेलते नहीं, हमारी बहनें, बुआ और मौसी सबकी लड़की डॉक्टर है। तो हमें डॉक्टर बनने का बहुत शौक था कि हम डॉक्टर बनेंगे बड़े होकर। लेकिन संयोग से माँ की डेथ हो गई। हमें दादी ने जितना संभाल सका संभाला, प्रेरणा उन्होंने बहुत दी, लेकिन हम मेडिकल लाइन में जा नहीं पाए। तो हम उस समय विश्व हिंदू परिषद में जिला संयोजिका थे। तो हमारे यहाँ एक निहाल जी भाई साहब थे, उन्होंने एक धर्मार्थ चिकित्सालय खोला, तो उसमें उन्होंने
सब डॉक्टर्स से कहा कि 1 घंटा आप दे दिया करो। हम्म। तो डॉक्टर्स बोले कि हम 1 घंटा देंगे तो 1 घंटे में तो 1000-2000 रुपए कमा लेंगे, आप हमसे 500 रुपए ले लिया करो महीने में, और आप किसी को भी रख लो। तो वो हमारे पास आए, बोले कि बहन जी आप कहीं से एक फर्जी डिग्री ले लो, तो आप बैठ जाया करो, क्योंकि कोई हमें समय नहीं दे रहा है। तो संयोग से ये इसका विज्ञापन निकला इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एडमिशन के लिए। तो हम साइंस थे नहीं, तो हम गए, तो लेकिन हम पिताजी क्योंकि होम्योपैथ थे, तो हमें इसकी जानकारी बहुत थी। तो हमारा जब वहां पर इंटरव्यू टाइप का ही था, वो पूछा गया सब, तो हम बताते चले गए। फिर हम चले, हमका हमारा तो होनी ही नहीं, हम तो हमारा विषय साइंस नहीं रहा है। फिर वहां से हमारे जो सर थे, उन्होंने किसी को एड्रेस था तो बुलवाया हमें घर के, तुमने एडमिशन क्यों नहीं लिया? हम कुछ नहीं बोले, हम क्या बोलते उनसे। आपने MA, BEd और इलेक्ट्रो का किया था, MBEH, है ना? तो ये डिप्लोमा डिग्री किस काम में आती है आपकी? इसमें होम्योपैथी की समकक्ष ये भी है, और फर्क इतना ये है कि होम्योपैथी में पस ब्लड हर चीज से मेडिसिन बनती है, केवल वेजिटेरियन मेडिसिन बनती है इससे, और वेजिटेबल से ही मेडिसिन बनती हैं। और यहाँ पर अपने यहाँ नहीं बनती, इटली से मंगवानी पड़ती है ये। इटली से? हाँ, इटली से। अब कुछ लोगों ने प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए, इसलिए हम लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग करते हैं लेकिन नहीं, वो तब नहीं प्रचार में था या अब भी नहीं है? अभी भी नहीं है, क्योंकि उसका विरोध बहुत हो रहा है। हम इलेक्ट्रोपैथी होम्योपैथी से ज्यादा सशक्त, उससे ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि मैंने खुद कैंसर तक के पेशेंट ठीक करे। अच्छा। जब मैंने प्रैक्टिस करे थे, मैंने खुद कैंसर तक के पेशेंट ठीक करे इससे, और जो जिसको एलोपैथ जवाब दे देते थे, उन पेशेंट्स को हम ले लेते थे, उनको ठीक कर देते थे। अच्छा, तो आपने इसमें भी काम किया है लंबे समय हाँ। तक? लगभग कितना समय आपने इसमें दिया? 4-5 साल हमने पढ़ाया है, और उस समय हमारे शिविर वगैरह लगा करते थे, और तो उसमें करते थे प्रैक्टिस, दवाई जो देते रहते थे। और आप जैसे मम्मी पापा आपके दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो आपका उसमें क्या प्रभाव, मतलब आपने फिर कौन सी दिशा चुननी पसंद करी? क्या आप में भी क्रांतिकारी विचार वैसे ही, या किसी क्रांतिकारी संस्था से जुड़ा हो? क्रांतिकारी संस्था से तो नहीं जुड़े, समाज सेवा की भावना रही, लेकिन हम संघ से जुड़ गए थे। अच्छा। हमारे जो प्रचारक थे वो डॉक्टर जनार्दन गढ़पुले, वो हमारे पिताजी के मित्र थे। तो वो दीदी जो थी हमें इंग्लिश पढ़ाती थी, वो संघ के बारे में बताती थी। तो संघ के जो विचार और हमारे परिवार से जो संस्कार विचार थे, हमें एक जैसे लगते थे। तो संघ भी हमें अपने परिवार जैसा ही लगने लगा, और धीरे धीरे हम उसमें सक्रिय रहे। क्या RSS में महिलाओं का भी योगदान है? मैंने तो बहुत कम इसमें अभी तक सुना है। तो आप, चूंकि आप इसमें रही हैं, इससे जुड़ी रही हैं, तो थोड़ा सा इस बारे में डिटेल से बता दीजिए। अच्छा, जैसे राज सेविका समिति 2-3 साल बाद बनी है, शायद 35 में इसका संघ का गठन हुआ है, और राष्ट्रीय सेविका समिति से कुछ साल बाद बनी है। इसमें महिलाओं का उतना ही महत्व है, बल्कि महिलाएं ज्यादा सक्रिय हैं, क्योंकि महिलाएं बाहर का क्षेत्र भी देख लेती हैं, और घर में भी जो स्वयं सेवक और ये हमारे होते हैं प्रचारक वगैरह, उनका स्वागत सत्कार, खाना पीना, इन सबका ध्यान रखती। महिलाएं इसमें बहुत सक्रिय रही हैं, पुरुष दिखाई दे, आज भी महिलाएं बहुत सक्रिय हैं। तो क्या इसमें जैसे पुरुषों को सब प्रशिक्षण दिए जाते हैं, सुबह जैसे प्रार्थना सभाएं संचालित की जाती हैं, फिर शस्त्रों की जो और अस्त्रों की जो इसमें लाठी चलाना, लाठी भाजना, ये सब आपको डिफेंसिव मतलब जो है वो, क्या ये महिलाओं को भी इस तरह की शिक्षण दिया जाता है? पुरुषों से शाखाएं तो नहीं लगती महिलाओं की, लेकिन विद्यालयों में बाकायदा शिक्षा दी जाती है, हर तरह की शिक्षा दी जाती है, आत्मरक्षा की भी और आक्रमण करनी, लाठी चलाना और जो भी चलानी, सब सिखाया जाता है। तो आपने सीखा ये सब? नहीं, हमने तो नहीं सीखा क्योंकि हमारी शादी 17 साल की उम्र में हो गई, तो बच्चे छोटे छोटे थे, तो घर और ये सब करना ज्यादा कठिन होता था, इसलिए हमने, ऐसी व्यवस्था थी तो जो अगर आपके पास समय होता तो शायद ये सीखते। बिल्कुल सीखते, हमें आज भी कोई सिखाए तो सीखेंगे। चलिए, RSS का सफर कैसा रहा आपका? उसमें साहित्य का मतलब क्या योगदान? उसमें साहित्य का तो कोई योगदान नहीं रहा। कुछ हमारे राष्ट्रगीत जो है, जो वहाँ के भावभूमि से जन्मे, जो हमारी पुस्तक है नमन तुम्हें मेरे भारत, वो उसमें राष्ट्रगीत हैं। तो बहुत से गीत ऐसे हैं जो हमने अपने, जिसे हम विद्यालय में पढ़ा रहे थे, तो हमने अपने बच्चियों को सिखाने के लिए रचे थे। तो
तो वो धीरे धीरे कलेक्ट हो गए। तो अब इन्हें पारिवारिक संस्कार कहें या राष्ट्र इसका संघ का संस्कार कहें, वो हमारी रचना, जो पहली रचना है हमारी पुस्तक है नमन तुम्हें मेरे भारत, जिसको हिंदी संस्थान से सजना सम्मान मिला है, वो अब उसको संघ से प्रेरित भी कह सकते हैं, अब उसे जो भी नाम दे लीजिए। हाँ, मतलब जो राष्ट्रीयता की जो भावना मूलतः आपके इसमें आई, एक तो मम्मी पापा के इससे पैतृक रूप से आ गई, और दूसरा संघ के संपर्क से और बढ़ गई। आप एक लंबे समय तक मंच की भी कवयित्री रही, आप किस किस विधा में लिखती हैं? हमने तो असली में जब विचार हमारे मन में आते हैं तो वो विचार अपनी विधा खुद चुन लेते हैं। कभी हमारे लोक कथा के रूप में होते हैं या लंबी कथा के रूप में होते हैं, कभी छंद मुक्त रचनाएं हो जाती हैं, छंद में भी हैं, गीत हैं, गजल भी हैं। तो हमने कभी सोच के नहीं लिखा कि हमें इस विधा में लिखना है। जब मन में विचार आते हैं तो वो अपने आप विधा निर्मित हो जाती है, उसके लिए हम कभी सोचते नहीं है। तो क्या गजलें भी आपने लिखी? हाँ, गजलें हमने लिखी काफी है। अच्छा, प्रकाशित भी, प्रकाशित नहीं है? हाँ, पत्रिका में है प्रकाशित, संग्रह नहीं है। और लोक कहानियां, लोकगीत वगैरह सारा कुछ है आपका, अलग अलग संग्रहों में है? नहीं, अलग अभी हमारे गीत संग्रह 2 आ चुके हैं, छंद मुक्त संग्रह आ चुका है, गजल का संग्रह भी कोई नहीं आया। क्यों? गजल के साथ मुश्किल ये होती है कि जो हमारे गजल वो हैं, ये उनको इनके जो अपने नियम हैं वो बड़े कठोर होते हैं, और मेरे पास इतना कभी समय नहीं था कि मैं किसी को गुरु बनाती। तो मैंने तो लय में लिखा है, क्यों? गजल का कहन अच्छी लगती थी, तो मैंने जो भी रचनाएं लिखी लय, अब हो सकता, हाँ हाँ, तहत में कहते हुए मैं तो गाती थी पहले, अब स्वर नहीं साथ देता, मैं तो पहले गाया करती, तो मैंने हर रचना गा के ही लिखी है। तो अब उसमें ये जो आजकल के अध्यापक कहें या जो कहें गुरुनाम है, वो हम स्वीकार नहीं कर पाए, समय ही नहीं था। और आजकल तो बहुत शिक्षाएं मिल रही हैं, मोबाइल पर भी शिक्षा दी जा रही है गजल की। हमारे पास ऐसा कोई नहीं रहा। हमने जो कुछ भी हमारा स्वतः है, अपने सरस्वती माँ ही हमारी गुरु है, जो उन्होंने लिखा है वो हमने लिख दिया। हमारा कोई किसी बंद कर हम नहीं लिख पाए कभी। आप अपनी कोई कविता या गीत दर्शकों के समक्ष रखना चाहते हैं? ये गीत का पहले पन्ना जो खुला है, मैं इसको ही कहती, ये सामाजिक संवेदना से है कि हम लोग गीत लिखते हैं सब कुछ, लेकिन समाज की जो पीड़ा है उसको भी व्यक्त करना हमारा एक दायित्व है। तो एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, शीर्षक मौन अगर हो गई लेखनी। अगर हमारी लेखनी मौन हो जाएगी तो देखिए, मौन अगर हो गई लेखनी, उनकी बातें कौन कहेगा? जो पीड़ित वंचित है उनकी बातें कौन कहेगा? मौन अगर हो गई लेखनी, उनकी बातें कौन कहेगा? पीड़ा से कंपित है तनमन, अधरों पर ताले डाले हैं। पीड़ा से कंपित है तनमन, अधरों पर ताले डाले हैं। कैसे करें विरोध उन्हीं का, बने जो घर के रखवाले हैं। पीड़ा से कंपित है तनमन, अधरों पर ताले डाले हैं। कैसे करें विरोध उन्हीं का, बने जो घर के रखवाले हैं। पर जब धरती कांप उठेगी, 90 अंगारे उगलेगा। पर जब धरती कांप उठेगी, 90 अंगारे उगलेगा। मौन अगर हो गई लेखनी, उनकी बातें कौन कहेगा? सुबह अनमनी सी खिलती हैं, दोपहरी भारी भारी सी। सुबह अनमनी सी खिलती हैं, दोपहरी भारी भारी सी। थकी थकी सी सांसें आती, रातें भी हैं दुश्वारी सी। सुबह अनमनी सी खिलती हैं, दोपहरी भारी भारी सी। थकी थकी सी शामें आती, रातें भी हैं दुश्वारी से। लेकिन तप्त हुआ तो एक दिन ठहरा पानी भी उबलेगा। लेकिन तप्त हुआ तो एक दिन ठहरा पानी भी उबलेगा। मौन अगर हो गई लेखनी, उनकी बातें कौन कहेगा? धूप चुभ रही है कांटे, वर्तमान स्थितियां जो हैं, धूप चुभ रही है कांटे सी, कड़ियां टूट रही झूलों की। धूप चुभ रही है कांटे सी, कड़ियां टूट रही झूलों की। आक्रोशों की पौध उग रही, क्यारी में कोमल फूलों की। धूप चुभ रही है कांटे सी, कड़ियां टूट रही झूलों की। आक्रोशों की पौध उग रही, क्यारी में कोमल फूलों की। आज रेत में शीश धसा लो, आज रेत में शीश धसा लो, वक्त हमेशा चुप रहेगा। आज रेत में शीश धसा लो, वक्त हमेशा चुप न रहेगा। मौन अगर हो गई लेखनी, उनकी बातें कौन कहेगा? उनकी बातें कौन कहेगा? आप अपनी राष्ट्रीय कविताओं से भी हमारे दर्शकों को एक दो अपनी राष्ट्रीय रचनाएं सुना दीजिए। देश की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए जो रचना है मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। ओ आजाद गगन के पंछी, पंछी से
हमारे देश की जनता का प्रतीक है। ओ आजाद गगन के पंछी राष्ट्रगीत तुम गाओ, ओ आजाद गगन के पंछी राष्ट्रगीत तुम गाओ। सुलग रहा है कोना कोना, सहमा सहमा हर चेहरा है, सुलग रहा है कोना कोना, सहमा सहमा हर चेहरा है। भाईचारा भूल गए सब, शक शंकाओं का पहरा है। सुलग रहा है कोना कोना, सहमा सहमा हर चेहरा है। भाईचारा भूल गए सब, शक शंकाओं का पहरा है। मिटे हृदय से घृणा द्वेष, मिटे हृदय से घृणा द्वेष, कुछ ऐसे स्वर बिखराओ। मिटे हृदय से घृणा द्वेष, कुछ ऐसे स्वर बिखराओ। ओ आजाद गगन के पंछी राष्ट्रगीत तुम गाओ, ओ आजाद गगन के पंछी। हम तो हैं विष पाई जन्म के, विष पीकर अमृत बरसाते। हम तो हैं विष पाई जन्म के, विष पीकर अमृत बरसाते। किंतु आज तो अपने घर में अपने ही हैं आग लगाते। हम तो हैं विष पाई जन्म के, विष पीकर अमृत बरसाते। किंतु आज तो अपने घर में अपने ही है आग लगाते। नानक की वाणी ईशा के फिर संदेश सुनाओ, नानक की वाणी ईशा के फिर संदेश सुनाओ। ओ आजाद गगन के पंछी राष्ट्रगीत तुम गाओ। अगला बंद है। फिर से अमन चैन हो जग में, सौंधी सौंधी महके माटी। फिर से अमन चैन हो जग में, सौंधी सौंधी महके माटी। गौतम गांधी की धरती है, प्रेम हमारी है परिपाटी। फिर से अमन चैन हो जग में, सौंधी सौंधी महके माटी। गौतम गांधी की धरती है, प्रेम हमारी है परिपाटी। उजले उजले पंखों वाले श्वेत कपोत उड़ाओ, उजले उजले पंखों वाले श्वेत कपोत उड़ाओ। ओ आजाद गगन के पंछी राष्ट्रगीत तुम गाओ, ओ आजाद गगन के पंछी राष्ट्रगीत तुम गाओ। दूसरा गीत और प्रस्तुत करते हैं कि हमारी कामना क्या है देश के लिए। संवेदना के स्वर जगाना चाहते हैं, चेतना के गीत गाना चाहते हैं। संवेदना के स्वर जगाना चाहते हैं, चेतना के गीत गाना चाहते हैं। वेदना की कोख से जन्मे हुए नवगीत को, वेदना की कोख से जन्मे हुए नवगीत को, पांव के छाले छुपाकर मुस्कुराती प्रीति को। वेदना की कोख से जन्मे हुए नवगीत को, पांव के छाले छुपाकर मुस्कुराती प्रीति को। स्नेह का प्रतिदान दे सुध में बसाना चाहते हैं, स्नेह का प्रतिदान दे सुध में बसाना चाहते हैं। चेतना के गीत गाना चाहते हैं, संवेदना के स्वर जगाना चाहते हैं। ओस भीगी सुबह के आंचल में किरणें टांग दें, ओस भीगी सुबह के आंचल में किरणें टांग दें। अध खिली कलियों में थोड़ी मुस्कुराहट बांट दें, ओस भीगी सुबह के आंचल में किरणें टांग दें। अध खिली कलियों में थोड़ी मुस्कुराहट बांट दें। टिमटिमाते दीपकों की लौ चढ़ाना चाहते हैं, टिमटिमाते दीपकों की लौ बढ़ाना चाहते हैं। चेतना के गीत गाना चाहते हैं, संवेदना के स्वर जगाना चाहते हैं। अमन पर छाई हुई इस अमा के रुख को पलटकर, अमन पर छाई हुई इस अमा के रुख को पलटकर, रुपहले अक्षर में लिख दें फिर नए विश्वास के स्वर। अमन पर छाई हुई इस अमा के रुख पलटकर, अमन पर छाई हुई इस अमा के रुख को पलटकर, रुपहले अक्षर में लिख दें फिर नए विश्वास के स्वर। शंख और अजान के हम स्वर मिलाना चाहते हैं, शंख और अजान के हम स्वर मिलाना चाहते हैं। संवेदना के गीत गाना चाहते हैं, संवेदना के स्वर जगाना चाहते हैं। चेतना के गीत गाना चाहते हैं। आप इतने लंबे समय से साहित्य के क्षेत्र में और साहित्यिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं, तो पहले के समय में यानी कि आज से 10, 15, 20 साल पहले के समय में लेखकों में या सामाजिक संरचना में, साहित्यिक संरचना में और वर्तमान के समय में आप कितना परिवर्तन देखती हैं? पहले के समय में हमारे जो गुरुजन होते थे, हम लोगों से सीनियर होते थे, वो हम लोग जिस समय रचना पाठ करते थे तो अगर उसमें कोई त्रुटि होती थी तो वो उसको टोक देते थे, कोई संकोच नहीं करते थे और हम लोग सिर झुकाकर उनके आदेश का पालन करते थे। अगर समझ में नहीं आता तो अपनी बात भी कहने का प्रयास करते थे और जो वो निर्देश देते थे उनके अनुसार चलना चाहते थे, चलते थे, चलने की कोशिश करते थे। लेकिन आज के संदर्भ में हमने ये देखा है कि अगर जो नए रचनाकार हैं उन्हें कोई बताने की कोशिश भी करता है तो उनमें इतना अहम है कि उसको मानना, सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। तो ये परिवर्तन देखकर जो सीनियर्स हैं उन्होंने भी टोकना बंद कर दिया है
और इसलिए साहित्य का जो उत्कर्ष हो सकता है वो उतना उत्कर्ष नहीं हो पा रहा। कहीं कहीं रचनाएं छप रही बहुत है, पुस्तकें बहुत छप रही हैं, लेकिन जब मूल्यांकन करें, उनको पढ़ें, तो उसमें इतनी त्रुटियां दिखती हैं कि व्यक्ति को कहना उचित नहीं लगता, किसी को टोकना अच्छा नहीं लगता, कि वो पसंद नहीं करेगा। लेकिन छप जाने के बाद एक कृति अमर हो जाती है, और अगर उसमें कोई त्रुटि होती तो हम अपने भविष्य को एक टूटा फूटा साहित्य देते हैं। और लेकिन अगर जो परिष्कृत साहित्य जिसको हमारे बड़े या सीनियर्स परिष्कृत कर देते थे, उसमें हम एक सशक्त साहित्य देते थे। तो आज में और पहले की स्थिति में यही अंतर है कि हम लोग छोटी छोटी त्रुटियों को और अपने बड़ों निर्देश को स्वीकार करते थे, और आज वर्तमान स्थिति में लोग अपने आप को सीनियर से ज्यादा विद्वान समझते हैं, उनकी बात सुनना ही नहीं पसंद करते हैं। इसी कारण जो पुस्तकों का कहते हैं आजकल पाठक नहीं मिलते हैं। तो पाठक न मिलने का कारण ये है कि अगर पुस्तक रोचक नहीं होगी या व्यक्ति पढ़ेगा, उस पर 2-4 पन्ने पलटने के बाद में उसे इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो किताब बंद करके रख दे, वो खरीदेगा ही क्यों। और पहले किताबें हम लोग ढूंढ ढूंढ के पढ़ते थे, तो उससे बहुत कुछ मिलता था। और आज हमारे पास बहुत ऐसी पुस्तकें समीक्षा के लिए भी आ जाती हैं, वैसे भी आती हैं, तो उस समय कहना अच्छा नहीं लगता, कभी लगता है भुक्कट हो गई ऐसी ऐसी पुस्तकें भी आ जाती हैं। तो ये जो उसके बारे में क्या लिखा जाए, हाँ, बस यही समझ में आता है क्या लिखे। अब उसे बड़े आदर से दिए तो कुछ लिखना पड़ता है, लेकिन उस समय कितना धर्म संकट होता है कि ना हम जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, और जो चाहता है वो हम लिख नहीं पाते, तो बड़ी कठिनाई हो जाती है। इसलिए अगर आज के जो नए लेखक रचनाकार, पहले के लोग क्या कहते थे कि तुम पुरानी रचना को पढ़ो, पुराने जो रचनाकार लिख गए हैं उनको पढ़ो। तो आज के लोग पढ़ते नहीं है, वो अपना पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन अपने से सीनियर्स को पढ़ना नहीं चाहते हैं। यानी कवि और लेखक तो बढ़े हैं, लेकिन पाठक कम हुए हैं। हाँ, पाठक इसीलिए कम हो गए, वो दूसरों को नहीं, अपनी पुस्तक पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो दूसरों को पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो पाठकों की स्वाभाविक रूप से होगी। तो जब हर सब लेखक ही लेखक हैं, तो पाठक कहाँ रह जाएगी। आपने कविताएं लिखी, गीत लिखे, गजल लिखे, क्षणिकाएं भी लिखी और लघु कहानियां भी लिखी आपने। आपकी कुछ एक कहानियां हैं, जैसे कि मैं हारूंगी नहीं, ग्रामीण विवाह मंडप का एक दृश्य, लक्ष्मण रेखा, पंख कटी चिड़िया और हीरा हींग वाला। बहुत ही मार्मिक और घटनाओं वाली कहानियां हैं ये कहानियां कुछ फ्लैश फिक्शन टाइप में लिखी हुई हैं, क्योंकि आजकल जो अति लघु कहानियां चल रही हैं उनमें बस एक मारक क्षमता होती है, एक व्यंग्यात्मक कहान होती है और बहुत अल्प शब्दों में कह दिया जाता है। आपकी हीरा हींग वाली कहानी में क्या मतलब कहने की कोशिश की जा रही है? हीरा हींग वाला कहानी में केवल हमने कुछ तो पुरानी यादें हैं कि पुरानी परंपराएं क्या थी, और उनको हमने वर्तमान में स्मृति बनाने की कोशिश करी। क्योंकि इसमें शुरुआत ऐसी होती है कि पहले हींग वाले बेचा करते थे, और शायद काबुल से कहीं से बाहर से आते थे और हींग देते थे, और उसका पैसा नहीं लेते थे, फिर अगले वर्ष आके लेते थे। उनको इतना विश्वास था कि अगले, और ये एक आत्मीयता के रूप में ग्राहक बांधने का तरीका भी उनका था। तो ऐसी कहानी, इस कहानी में यही है कि, और वो शुद्धता होती थी उसमें, और शुद्धता के साथ साथ में एक अपनेपन की गंध भी भरी होती थी। तो इसमें जो नायिका जो है हींग खरीदती है उससे, तो पहले शायद आपको ध्यान हो कि बक्से में कस्बों में, तो हम शहरों की बात नहीं आते, कस्बों में बक्से ले लेके निकलते थे आवाज देते हुए। तो छोटी छोटी कांच के बक्से, थोड़ा ऊंचा से, और कांच और कुछ दूधी, कुछ कबर में बांधने वाली जो गर्दनी, चाकू वगैरह, छोटी सारी चीजें लेके निकलते थे। तो जो हाथ में बनी दूधी होती है, तो जो हमारी जो इस कथा की नायिका है वो विवाहित है, पर संतान उसकी नहीं हुई है, लेकिन वो उसकी निगाहें उन दूधियों में अटक जाती हैं। तो वो उनसे कहती है कि वो कहते बेटा ले लो, तो वो कहती थी मुझे अभी इसी की जरूरत नहीं है। वो उनसे हींग खरीदती है, तो वो कहता है कि मैं अगले साल आगे तुम्हें ये
दूधिया हाँ दूधिया साथ में दूंगा के हींग के साथ। तो और हींग से लेने के करता है, हींग वो ले लेती है। तो वो कहते हैं कि दादा आप उस समय तो दादा काका चाचा इस तरह संबोधन चल रहे, कोई किसी को नाम नहीं लेता था, संबोधन से ही बात होती थी। तो उसे कहती अगर हमें तो ट्रांसफरेबल पोस्ट है, हमारे अगर पिता हमारा ट्रांसफर हो गया तो आप जो है हम पैसे कैसे दे पाएंगे। पैसे कैसे? तो वो कह देता है कोई बात नहीं, जब हींग मुझे याद कर लेना, मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। यानी उसको इतना विश्वास है और इतना अपनापन है कि वो कहता हमें याद भी कर लोगी तो हमारे पे हींग की कीमत वसूल हो जाएगी। तो मैंने अतीत को वर्तमान से जोड़ने की कोशिश करी कि वो नायिका वर्षों बाद भी ना तो उनके जो पहुंची थी उनको वो भूल पाती है और ना हीरा हिंग वाले की महक करती। तो मैंने अतीत को वर्तमान में लाने की कोशिश करी कि अब वो स्थिति अब नहीं रह गई है, ना वो आत्मीयता रह गई है और ना वो बात रह गई है। ये तो सही है कि जैसे पहले चूड़ीहारी आते थे, मनिहारिन आते थे, है ना, तो उन सब का एक अपना ही महत्व था, जिन्हें हम लोग पर्जा बोलते थे, शायद पर्जा बोलते थे ना। वो आते हैं कि जैसे हम लोग को भी याद है कि हम लोग के समय में दादी लोग पूड़ियां बनवाती थी हर त्योहार में, और जितनी घर के लिए लगती थी उससे ज्यादा पर्जों के लिए पूड़ियां लगती थी, क्योंकि हर पर्जा के पास में 8-10 पूड़ियां जानी है, उसके साथ में सब्जियां जानी है, जो भी चीज है। तो मम्मी लोग कहती थी कितना पर्जा के लिए बनवाती, इतना तो हम लोग भी नहीं खाते, पर्जा का बनाए बनाए आधा दिन चला जाता है पूरा। तो पहले जैसे चूड़ी वाला हो गया, हींग वाला हो गया, ये सब मनिहारिन आती थी, घर में चूड़ियां पहनती थी और वो माला तो के माला लेकर, ये सब ये जिंदगी हम लोगों ने जी है, कस्बे रहे थे, ये सब चीजें हमने देखी हैं। तो आज भी वो आत्मीयता अपनापन हम लोग कहीं ढूंढ रहे हैं, शहरों में नहीं मिल रहा है, अब हर जगह व्यावसायिकता आ गई है। लेकिन कहानी ऐसी एक कहानी जो आपकी लक्ष्मण रेखा है, वो भी एक संदेश देती हुई स्त्रियों को कि आप वो बंधन में तो मत रहिए, मतलब ये जो आपकी सुरक्षा की जा रही है आप इसको बंधन तो मान रही हैं, ऐसा ही कुछ है उस कहानी में ना। लक्ष्मण रेखा में है कि एक किशोरी है, वो कहीं अपनी में सहेली की पार्टी में जाने की जिद कर रही है, और वो लोग जो है ईसाई धर्म के हैं, तो उनकी परंपरा और हिंदू धर्म की परंपराएं अलग होती है। तो अपने भाई से जिद करती है कि मुझे जाना, भाई स्पष्ट मना कर देता। तो वो भाभी शिकायत करती है कि भैया भाभी भैया को मना कर दो कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं ग्रेजुएशन, वो अपने ग्रेजुएशन करने को ये समझते मैं बहुत मैच्योर हो गई, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। तो भाभी हंसती है उसे नादानी पे। तो दोनों भाभी को वार्तालाप है, वो कहती है कि भाभी मैं जाऊंगी, और तो कहती तुम्हारे भैया इसलिए मना करते हैं कि उनके यहाँ पे ड्रिंक करने का प्रचलन, हर परंपरा कोई भी कार्यक्रम होता है उनके यहाँ ड्रिंक की जाती है, भैया मना कर रहे हैं। तो वो ये कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं करूंगी, मैं कोल्ड ड्रिंक ले लूंगी। तो कोल्ड ड्रिंक का नाम दे के भाभी हंस देती है, कहती है कोल्ड ड्रिंक में आजकल क्या क्या होता है तुम नहीं जानती हो। और फिर उसको समझाने की कोशिश कहती है कि ये जो बंधन हम लोगों के है, ये लक्ष्मण रेखा बंधन नहीं है, हम लोग सुरक्षा का घेरा है, इसलिए जो नियम है इनको मानना चाहिए, उसको समझाने का प्रयास। और ये जो एक किशोरी नए वय की लड़कियां हैं उनके लिए स्पेशली मेरी तरफ से संदेश है कि आजकल हम जो बंधनों को तोड़ देना चाहते हैं, आजाद रहना चाहते हैं, इसमें असुरक्षा कितनी है ये आजकल रोज घटनाओं में आता रहता है, इसी को कहने का प्रयास किया मैंने इसमें। यानी कि अगर करे तो आप आत्मरक्षा का भी जज्बा रखिए पहले, तब फिर आप बाहर निकलने के लिए सोचिए। और कभी कभी ऐसा जहाँ विश्वास होता है वो व्यक्ति शक नहीं कर पाता, तो वहाँ आत्मरक्षा नहीं होती, वहाँ धोखा जाता है। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता है कि स्त्रियों को जो शिक्षा दी जाती है उतनी ही शिक्षा उन्हें आत्मरक्षा की हर विद्यालय में पहले दी जानी चाहिए? हर विद्यालय में एक आत्मरक्षक शिक्षक जरूर होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो बलात्कार होते हैं या जो भी परेशानियां होती हैं, या जब भी कभी इस तरह के सामूहिक रूप से जब आप देखती हैं कभी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा कष्ट महिलाओं को ही उठाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को ऐसा जरूर करना चाहिए कि हर महाविद्यालय में या हर विद्यालय में एक ऐसा सुरक्षात्मक शिक्षक जरूर रखना चाहिए जो उनको इन सुरक्षा के उपायों को सिखा सके। भाई जो कमजोर है तो हमें तो उसको, जैसे कि एक संघ के अंदर जो जीव है उसको एक सुरक्षा कवच दिया है ना, तो अपना सुरक्षा कवच भी हमें लगता है कि ये जरूर है कि हमको हर चीज आनी चाहिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से। एक तो सबसे पहली बात तो ये कि बच्चियों को हम लोग इनोसेंट रखते हैं, उनको बाहर के खतरों से परिचित नहीं करवाते हैं। और ये सोचिए
पहले तो लड़कियां घर के अंदर रहती थी तो इनोसेंट ठीक थी, लेकिन आज जब लड़कियां शिक्षा के लिए घर से बाहर निकली, सबसे पहले तो उनको बाहर के खतरों से अवगत कराना चाहिए, उनको छुपाना कुछ भी नहीं चाहिए। और दूसरे जूडो कराटे ये सब चीजें जो आज चल रही हैं, और मैं बहुत पुराने समय में जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ कमर में कटार रखती थी, उनके करीब 6 इंच की कटार हर समय कमर में रहती थी। उस समय असुर, लेकिन वो रात रात भी निकलती थी, कभी निकलती थी। तो हम लोग आज क्यों अपने बेटियों को इस तरह की कोई सुरक्षा करनी, एक कमर में जैसे लोग आज कहते मिर्ची स्प्रे का बड़ा नाम लोग लेते हैं लोग, लेकिन हम लोग कमर में एक छोटी सी कटारी क्यों नहीं रख सकते, चक्की छोरी क्यों नहीं रख सकते। हम तो जब भी कहते हैं तो हमने यही कहा है कि अपनी बेटियों को सब कुछ दीजिए, हाथ पर महिलाओं शक्ति में कोमल होती है, तो हम अगर कमर में कटारी एक रखे हैं तो कोई भी ऐसा अवसर आता है तो हम सामना कर सकते हैं। तो जूडो कराटे शिक्षा दें, सतर्कता शिक्षा दें। और दूसरे एक कहावत थी, उद्यान में स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए। उद्यान से मतलब बाग, जो बड़ा बाग हो। उद्यान का मतलब होता है अर्धरात्रि, और उद्यान का मतलब होता है सन्नाटा, दोपहर के जो सन्नाटे उसको उद्यान बोलते हैं। तो अगर ऐसी स्थितियों में जहां पर असुरक्षा हो सकती है, देखिए पहले भी एक बात कही जाती थी कि अगर मद पिए हुए पिता भी हो तो उसके पास भी पुत्री को नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग सतर्क उनको करें कि आजकल की स्थितियां पहले से भी खराब है। एक तो हम ऐसे समय पर न निकले, ऐसे अगर जाना भी पड़ता है तो सुरक्षा के साधन पहले अपने पास रखें। जूडो कराटे भी सिखा सकते हो। और हम तो कहते हैं भाई एक कटारी हर एक लड़की को नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सिखाना हर माँ बाप साथ नहीं उतना कर पाएंगे, लेकिन अगर सरकार इस मामले में पहल करे और जैसे कि पहले 0 पीरियड्स होते थे, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अर्निंग करने के लिए सिखाए जाते थे। तो अर्निंग की जगह सबसे पहले उसको सुरक्षात्मक चीजों के लिए जरूरी उपाय उठाने चाहिए सरकार को। इससे तो पहले क्राइम कम हो जाएगा, और दूसरा जरूरी नहीं है कि लड़कियां जो केवल डांस की तरफ आकर्षित होती हैं या चुटकुले बनाने की तरफ आकर्षित होती हैं, वो अपने सुरक्षात्मक उपाय के द्वारा समाज में होने वाले क्राइम को भी कम कर सकती हैं। बहुत आवश्यक है, ये पहले से ज्यादा आवश्यक हो गया है कि पहले इतनी सुरक्षा नहीं थी, बाहर निकलती थी। अब इस और भी आवश्यक है, बल्कि शायद जो राष्ट्रीय समिति का आपने चर्चा की थी, राष्ट्रीय समिति में इस तरह शिक्षा दी जाती है, लेकिन इसमें तो इसको तो एक वो बना दिया गया है ना कि हिंदुओं का है या ये है। हम हर जाति हर धर्म की लड़की के लिए, हाँ, ये लड़कियों के लिए मैंने कहा, ये किसी जाति धर्म का कोई लेना देना नहीं है। हर विद्यालय में शिक्षा दी जाने लग जाए तो ये एक अनिवार्य पीरियड बना देना चाहिए कि आत्मरक्षा के सारे उपाय उनके पास होने चाहिए, उनके पास हथियार भी होना चाहिए, और अपने हाथ में जो भी कलाएं होती हैं, ये तो जूडो कराटे में स्त्रियों को सशक्त बनाना, ये सबसे पहले बनाना, और तो कमजोर बनाना। फिजिकली भले ही वो नाजुक हो, लेकिन विल पावर उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसको हर स्थिति से जूझने की शक्ति होनी चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो उसमें साहस जगाना कि तुम कमजोर नहीं हो। किसी को ये कभी नहीं कहना तुम कमजोर हो। हाँ, फिजिक है जो प्रकृति की जरूरत है वैसी बनाई गई, लेकिन उसके विल पावर कमजोर होनी चाहिए और भयभीत तो रहने ही नहीं चाहिए। उसको हर स्थिति से जूझने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर। एक आपकी कहानी और है ग्रामीण विवाह मंडप का एक दृश्य, है ना? तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू को उठाया गया है कि सास और दामाद के बीच के वार्तालाप के द्वारा इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से वो दामाद को मैनिपुलेट यानी कि भ्रमित करने की कोशिश करती है कि तुम जब बिटिया को ले जा रहे हो तो अपना ले जाकर के अलग घर बसाना और ये वो। तो ये कहानी भी आजकल के लड़कों के ऊपर बहुत सही होती है कि मतलब हर माँ ये तो चाहती है कि हमारी लड़की को अलग लेके रहे, लेकिन अपने लड़के को अलग करने के लिए वो नहीं सोचती। यही हमने ये कि भावने पड़ते ही आजकल जो लोग सास को दोष देते हैं, सच्चाई ये कि सास को एक ऐसा बना दिया गया है कि सास से ज्यादा बुरी कोई चीज नहीं हो सकती, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि सास भी माँ होती है, वो भी कितनी ममता से बच्चे को बड़ा करती, बहू का इंतजार करती है, उसके मन में कितना प्यार होता है उसको कोई देखता नहीं है। और जो लड़कियों की माए हैं, आज हम लड़कियों की माओ को ज्यादा दोष देते हैं कि वो पहले से तो अपनी बेटियों को संस्कार में, हम लोग जब छोटे थे तो हमने सुना था, हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी अपनी बेटी से कहती थी, देखो हम पाप की माँ है, तुम्हारी सास धर्म की माँ है, हमसे ज्यादा उन्हें इज्जत देना। तो माँ उनको सास को इज्जत करना सिखाती थी, और उसके अंदर
एक सहनशीलता और संस्कार देती थी। लेकिन आजकल की माएं उल्टा करने लगी हैं। और ये मैं आज हमने ग्रामीण विवाह मंडप इसलिए लिखा कि लोग कहते हैं गांव के लोग बड़े भोले भाले होते हैं। एक अच्छा, कहावत है। अच्छा। हमने जो महसूस गांव और शहर दोनों से संबंध है, हमका गांव के लोग ज्यादा होशियार और हाँ, कनिंग होते कहना चाहिए, और बनस्पत शहर के धूर्त लोग। टाइप के, हाँ, कि मतलब वो दिखाते कुछ और हैं और मन ऊपर में से कुछ और मासूमियत होता है। होती है, लेकिन अंदर से, और हम लोग जो शहर के लोग होते हैं, ज्यादातर, सबकी नहीं बात करें, हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, गांव के लोग स्पष्ट भी शहर में विचारों के आगे होते बसते हैं। हैं, गांव के लोग ही शहर में आगे बस जाते हैं, हर तरह के होते हैं। लेकिन शहर की जो महिला शिक्षित होती है और अपेक्षाकृत उदार भी होती है। वो उनको अपने जीवन में जो अगर उन्होंने कोई कष्ट झेले हैं, तो वही सोचती है मेरी बहू को समस्याएं ना आ पाए। आजकल माए अपने बच्चों को भी भोजन की बनाने की शिक्षा देने लगी, घर के काम की शिक्षा देने लग गई है। तो इसका क्या मतलब है? इसीलिए तो ना कि जो बहू आ रही है उसको समस्या नहीं झेलने पड़े। तो और लेकिन ग्रामीण क्षेत्र इसका अपोजिट है बिल्कुल। वो सास के प्रति जो प्यार और अपनापन होना चाहिए वो ना जगाने के बदले वो उसके विरुद्ध है करती है। ये हमने जो महसूस किया वो हमने कहा। आपका बहुत सारे पुराने साहित्यकारों से जो प्रतिष्ठित रहे हैं उनसे भी एक लंबा संपर्क रहा है, और एक मेरे ख्याल से जब आपने साहित्य जगत की शुरुआत, जब आपने साहित्य में कदम रखा होगा, शायद उन्हीं के आशीर्वाद से ही आप यहाँ तक आई हैं। तो लगभग कितने प्रतिष्ठित कवियों के साथ में आपका संपर्क रहा है? सबसे पहले तो हमारे रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी जी थे। मैं छोटी सी 2 मिनट की बात कहना ये चाहूंगी। कहाँ के होंगे? ये कानपुर में डिग्री कॉलेज के प्राचार्य थे। अच्छा। तो हमारे यहाँ गोष्ठियां हुआ करती थी। तो उस समय तक मेरे अंदर ये साहस नहीं था कि हम गोष्ठी में कभी अटेंड नहीं करा हमने। तो सबसे पहले तो गोष्ठी हो रही थी, तो हम पर्दे के पीछे खड़े होकर चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रहे थे और सुन रहे थे। उसमें पायलें, रुंझुन वाली पायलें पहनी जाती थी, हल्की तीर हाँ, बजनी पायल जिसे बजनी कहते से। हैं। तो मैं बार बार जाती तो पायलों, उन्होंने पायल की आवाज सुनी, आने जाने की आवाज सुनी, तो हमारे हस्बैंड पूछा कि क्या बहू भी कुछ लिखती है? तो इन्होंने बड़े गर्व से बताया कि हाँ, उसे भी शौक है, वो भी कविता लिखती है। तो उन्होंने पहला मेरा जो काव्य पाठ था, उन्होंने बुला के हमसे कविता सुनी। अच्छा, मंच पर या मंच प्राइवेट? घर में गोष्ठी हो रही थी उसमें। तो उसमें कुछ पंक्तियां थी। जब कोलाहल से भरा हुआ बढ़ती जाती मन की उलझन, उद्विग्न भटकते चेतन को दुर्लभ है अपना ही दर्शन। क्यों शांति ढूंढते, क्यों सब मरघट का बड़ा प्रचलन था कि कविता में बहुत चलता। तो हमारा विरोध था, तो क्यों शांति ढूंढते मरघट में, मंदिर में धूप जलाऊंगी, क्यों करूं मुक्ति का अभिनंदन में गीत जन्म के गाऊंगी। हमने ये कविता पढ़ी थी, ये मेरी पहली कविता गोष्ठी में पढ़ी थी। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो उनका बहू परिवार का दायित्व निभाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पत्नी जो होती है घर की मेरुदंड होती है, वो तो तुम्हारा दायित्व है, लेकिन अपने व्यक्तित्व का विकास करना भी तुम्हारे लिए आवश्यक है, और इस कविता को लिखना छोड़ना मत। एक ये है, उनको तो हम ये कहते हैं प्रथम गुरु हमारे, जिन्होंने हमें कवि आगे बढ़ाया, साहित्य की तरफ मोड़ा अपने रुझान। 84 में हम ग्वालियर गए थे, तो वहां पर मुकुट बिहारी सरोज जी थे, वो हमारे देवर कुलीग थे। तो हमारी कहानी और कविता देवर ने बड़े गर्व से बताया मेरी भाभी जो है कहानी कविताएं लिखती है, गीत। तो उन्होंने सुनाया। तो उन्होंने हमारी गीत कहानी और कविता सुनने के बाद कल भी 1-1.5 घंटे जो भी टाइम लगा हो, तो उन्होंने एक बात कहा, करेंगे मधु तुम वैसे भाभी लगते हुए, क्योंकि मैं कुली के भाभी हूँ, लेकिन मेरे से उम्र बहुत छोटी हो, मैं एक तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। उन्होंने आदेश शब्द का उपयोग किया था कि कविता जो कागज में उतर आती है रचना, वो व्यक्ति अपनी नहीं होती है, वो जो समाज की संपत्ति होती है। तो जिससे संतान का लालन पालन तुम्हारा दायित्व है, वैसे इन अपनी रचनाओं को भी समाज को सौंपना तुम्हारा दायित्व हो। तो हम उस समय तो नहीं कर सके, अब जो फुर्सत हुई है परिवार की जिम्मेदारी से, तो अब कोशिश कर रहे हैं समाज के सामने रखने की। तो कई नीरज जी का भी बहुत आशीर्वाद मिला, उन्होंने भी, उनके साथ भी एक घटना याद है, कई कवि से मैंने उनके साथ हमने करे थे। तो पहली बार तब मेरा उनसे परिचय नहीं था, तो कुछ हर जगह कवि सम्मेलन में हर जगह कुछ पक्षपात वगैरह होता था। तो हम तब विद्यालय में पढ़ा रहे थे, तो विद्यालय सीधे ही मंच पे चले गए थे। वहां बैठे बैठे काफी देर हो गई, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, नींद आने लगी। हमें जो संचालक महोदय ने बुलाया नहीं, तो नीरज जी खुद उठे, बोले इस बिटिया को क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? बोले हाँ बुलाते हैं। तो 2-3 और कवि पढ़ गए, फिर भी नहीं बुलाया गया, तो खुद उठे, माइक पकड़ा, उन्होंने हमारा नाम पूछा, हमें बुलाया और हमने कविता पाठ किया। फिर उनको जो माला पहनाई गई थी, वो माला मुझे उतार कर उन्होंने दी, कहने बेटा ये मेरा आशीर्वाद है, तुम रखो। वो माला मेरे पास बहुत सालों तक रखी रही।
तो ये मेरा उनसे पहला परिचय एक कवि के रूप में परिचय था। फिर तो कई समय उन्होंने पढ़ा, फिर हमारी कविता भी सेरा यात्री वगैरह से भी आपकी? हाँ, सेरा यात्री। तब उस समय ये गिरिराज किशोर जी IIT में थे। जी जी। तो ये हर साल एक कार्यक्रम करते जिसमें हर वरिष्ठ साहित्यकार आता था। हाँ, वरिष्ठ। तो उस समय क्योंकि हमारी भी उम्र कम थी, वो एक डरना संकोच का भाव रहता था, तो और लेकिन हम हर चीज को गौर से सुनते थे। तो सेरा यात्री आए हुए थे, तो उन्होंने बुलाया, बोला इधर आओ। हम गए उनके पास, बोला तुम क्या क्या लिखती हो, क्या बोलते? ने बताया कि हम कहानियां भी लिखते हैं और कविताएं। तो हमें कुछ कविताएं सर से निकाह देखी हमारी डायरी, फिर बोले कि तुम कहानियां लिखा करो। तो बोले तुम कहानी अच्छी लिख सकती हो। तो हमने कहा दादा लिखते तो है लेकिन हमने कभी भेजी नहीं है। तो फिर हमने उस समय सर ने कहानी पे भी ध्यान देना शुरू किया कि नहीं हमारी कहानी भी जरूरी है। मतलब सबने अपनी अपनी विधाओं का हाँ। की तरफ आपको मोड़ दिया। हाँ, क्योंकि जिस विधा का एक्सपर्ट होता है ना, वो कहते हैं हंस मोती चुन लेता है ना, जैसे वैसे जो व्यक्ति की अपनी विधा होती है वो उस विधा को चुन लेता है। और हमें कृपा सब इतना स्नेह मिला है। आजकल आप किन किन संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं? हम सब ऑनलाइन संस्थाओं से बहुत जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन संस्थाओं में अब हम सबके नाम तो नहीं याद आ पाएंगे। एक है ABS4 अखिल ABS4 सुरेश नीरव जी संचालक का, हाँ अखिल भारतीय उसमें है, वो है। और शक्ति साहित्य गंगा के भी, और ये मन काम एक है, उसमें भी हम 2-3 बार जा चुके हैं। और लाल साहित्य हमें याद नहीं रहती, 8-10 संस्था जुड़े, याद नहीं रहती। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। भारत के अतिरिक्त बाहर की भी संस्थाओं से आपको जुड़ी हुई हैं? नहीं, भारत के बाहर की संस्थाओं नहीं, चलिए ठीक है। हालांकि जो जिन संस्थाओं से हम जुड़े हैं, इसमें लगभग हर देश के लोग सम्मिलित हैं। जैसे ABS4 है, इसमें तो शायद अभी आप साहित्यिक रूप से सकारात्मक परिवर्तन देख रही हैं या? क्योंकि आपके बताने के अनुसार तो लग रहा है जब पाठक ही कम हो जाएंगे तो लोग सीखेंगे, और सीखेंगे क्या तो फिर आगे लिखेंगे नहीं, क्या? लेकिन ये बात सही है। लेकिन ये जो हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहे हैं, इन्हें भले 8-10 हो, ये हिंदी साहित्य को, हालांकि ये सब कविताओं के ही हैं, जितने भी ऑनलाइन कार्यक्रम कविताओं के ही होते हैं, लेकिन इससे एक गुणवत्ता बढ़ रही है। क्योंकि जब गुणवत्ता नहीं होगी तो श्रोता नहीं मिलेंगे, और इनसे गुणवत्ता कविताओं की तो बढ़ रही है। और गद्य साहित्य के लिए तो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता मेरी जानकारी में। और ये जो मंच पर जो साहित्यकार पैसे देकर के बुलाए जाते हैं, उनके लिए क्या कहना है आपको? इसके लिए तो हमें यही कहना है कि ये एक बिजनेस हो गया है, और तुम हमें बुलाओ, हम तुम्हें बुलाएं, ये और गुटबाजी बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसका हमारे एक कुछ कड़वे अनुभव है हमारे। हम एक समय था हमारा स्वर भी अच्छा था और याददाश्त भी बहुत अच्छी थी, पढ़ते भी ठीक ठाक ही थे जैसा कहना है लोगों का। लेकिन हमने देखा कि हम अगर 4 कवित्रियां बैठे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अपने विशेष वर्ग की कवित्री को तुम्हें मेरे साथ चलना है, भले ही वो अच्छा नहीं पढ़ रही हो। ये अनुभव हमारे इतने कटु है कि बड़ा मन दुख जाता था कि हम इससे अच्छा पढ़ रहे हैं, हम इससे अच्छा लिख रहे हैं, फिर भी हमसे नहीं कह रहे कि तुम्हें कवि सम्मेलन में चलना है। तो ये पक्षपात हमने बहुत देखा है। हाँ, ये तो हर जगह मेरे ख्याल से देखने में बहुत होता है पक्षपात। तो फिर धीरे धीरे हमें विरक्ति हो गई कि हम कहीं जा रहे हैं, वो अपनी कविता को तो वाह वाह हो रही है, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पीठ कैसे करके बैठ गए, तो तकलीफ हो जाती थी ना ऐसे। तो धीरे धीरे मन हट गया इन सब से, और कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां और स्थितियां भी ऐसी आ गई जो मन हट गया। तो हमें तो अपना इस ऑनलाइन कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। अपने घर बैठे बैठे कहीं जाना नहीं आना नहीं, इतने लोगों से संपर्क हो जाओ। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कार्यक्रम खत्म हो जाता है, उसके बाद भी वो जो होता है वो ऑफ कर देते, फिर हम लोग अपनी बातें करते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के पास बैठे बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। बहुत प्यारा लगता है हमें ये सब। तो मतलब आपको जीवंतता रखने के लिए साहित्य आपके ऊपर एक बहुत बेहतरीन सा कार्य कर रहा है, संजीवनी की तरह। हाँ, सही कह रही हैं। चलिए, अच्छी बात है। अब इसी तरह की संजीवनी आपको मिलती रहे आगे भी। आप साहित्य को जितना भी जो कुछ दे सकें अपने जीवन के रहते, वही आपको अमर कर सकता है। तो आप इसी तरह अमरता की ओर बढ़ती रहें। हार्दिक अभिनंदन परिवार की तरफ से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप
दोबारा फिर से कभी आए हमारे यहाँ। जब आप याद करेंगे हम जरूर आएंगे। लेकिन आभार आपका जो हमें बुलाया, इतना आत्मीयता से हमारी बात सुनी। कुछ फालतू बातें भी करी होंगी। नहीं, कोई फालतू बात नहीं, साहित्य जगत में क्या फालतू है, वैसे तो लिखने को साहित्य ही कह सकते हैं, फालतू है। लेकिन ठीक है, सब कुछ अच्छा ही है। हम और आप जब बात करते हैं तो उसी से बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, और वो सीखने के लिए ही ये चैनल बना हुआ है कि हम कुछ अच्छा कर पाए, हम कुछ बेहतर कर पाए, हम कुछ नया बच्चों को सिखा पाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। नहीं, हमारी शुभकामनाएं रहेंगी, क्योंकि ये जो उद्देश्य लिया है ना, बच्चों को कुछ सीखने को मिले, तो वाकई में अगर हम लोगों के अंदर ये भावना है तो बच्चे तो वही है जो हम लोग बच्चे थे, वैसे हमारे बच्चे भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही उत्सुकता है, लेकिन हम उनको वो फीडबैक दे नहीं पाते हैं। ये हमारी कमी है, बच्चों की कमी नहीं है, ये हम लोगों की कमी है। तो अगर इस तरह से आप बच्चों को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो जो हमारा योगदान हो सकेगा हम भी देंगे हमेशा। बिल्कुल, हमेशा। धन्यवाद दीदी।